कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्तित्व हैं जिनको दुनिया भर में लोग सम्मान देते हैं। देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस क्रांतिकारी नारे ने देश के तमाम युवाओं को प्रेरित किया और देखते ही देखते आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। ऐसी जादुई शख्सियत के मालिक बोस ने जीते जी जितना देश के लिए किया उतना शायद ही कोई करने की हिम्मत दिखा पाए। वैसे देश को आज़ादी मिले इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन बोस की मृत्यु का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु सन 1945 में ताइवान में हुए एक विमान हादसे के दौरान हुई, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त इस तरह का कोई और हादसा हुआ ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। यूं तो हर हफ्ते हम आपको तमाम बड़ी हस्तियों के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उस महान शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। तो आइए सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। सुभाष के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थे। उनके पिता कटक के मशहूर सरकारी वकील थे, मगर बाद में सरकारी तौर पर वकालत छोड़कर निजी तौर पर प्रैक्टिस करने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई कटक के स्टीवर्ट स्कूल में की, लेकिन इसके बाद उन्होंने रॉवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला ले लिया। सन 1911 में कलकत्ता प्रोविंस में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस स्कूल में सुभाष ज्यादा समय तक नहीं रहे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत आने वाले स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया। पढ़ाई में सुभाष काफी अच्छे थे। साल 1918 में उन्होंने सन 1911 में कलकत्ता प्रोविंसी में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस स्कूल में सुभाष ज्यादा समय तक नहीं रहे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत आने वाले स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिया। पढ़ाई में सुभाष काफी अच्छे थे। साल 1918 में उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद जब सुभाष ने आईएएस की परीक्षा में बैठने की बात अपने परिवार वालों को बताई, तो उन्होंने बोस को स्नातक की परीक्षा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए उन्हें सन 1919 में इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ये बात सन 1920 की है, जब बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास कर लिया। उन्हें इस अति प्रतिष्ठित परीक्षा में 4था स्थान हासिल हुआ। इससे भी बड़ी बात तो ये कि इस परीक्षा को पास करने वाले बोस पहले भारतीय भी बने। हालांकि बोस ने परीक्षा को पास करने के बाद ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने से साफ इनकार कर दिया। वो सिविल सर्विस की नौकरी से इस्तीफा देकर भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद सुभाष ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वराज नाम के एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की। जब राजनीति में सुभाष ने अपना कदम बढ़ाया तो वो चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। चित्तरंजन दास उस समय बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे।
सन 1923 में बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल के राज्य कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। वो चित्तरंजन दास द्वारा शुरू किए गए फॉरवर्ड समाचार पत्र के संपादक भी बने। दास जब कलकत्ता महापालिका के महापौर चुने गए तो बोस को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण साल 1925 में बोस को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजनीति में बोस की ये दखल धीरे धीरे कैसे बढ़ती गई। सन 1927 में जेल से रिहा हुए तो सुभाष को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। इसी दौरान सुभाष जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में भी आए। सन 1930 में एक बार फिर से बोस को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष का आजादी के लिए थोड़ा सा मत अलग था। वो इस पक्ष में नहीं थे कि उन्हें केवल राजनीतिक आजादी मिले, बल्कि वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों गुलामी से मुक्त किए जाने की वकालत करते थे। एक बार एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुभाष ने कहा कि समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स की किताब से नहीं हुआ है, बल्कि इसकी उत्पत्ति भारतीय संस्कृति और विचारधारा से हुई है। इसलिए हमें अपने समाज और राजनीति को अपनी जरूरत और आदर्शों के मुताबिक तय करना चाहिए। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इस समय महात्मा गांधी देश के सबसे प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसले होते थे उनमें गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान होता था। ठीक इसी वक्त बोस की लोकप्रियता भी अपने चरम पर थी। सन 1939 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने का वक्त आया तो बोस ने एक बार फिर खुद को अध्यक्ष बने रहने की बात कही, मगर महात्मा गांधी बोस को अध्यक्ष के रूप में नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीतारमैया के नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना। मगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चाहते थे कि बोस को ही फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। चुनाव हुआ तो नेताजी ने सीतारमैया को हरा दिया। इस हार से गांधी जी इतना दुखी हुए कि उन्होंने सीतारमैया की हार को अपनी हार बता डाला। सन 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ तो इसमें महात्मा गांधी और उनके साथियों ने हिस्सा नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस ने समझौते का बहुत प्रयास किया, मगर जब बात नहीं बन पाई तो उन्होंने 29 अप्रैल सन 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भले ही गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस के मतभेद हों, मगर उन्होंने जब देखा कि गांधी जी उनके चुने जाने से बहुत खफा हैं, तो उन्होंने पद छोड़ना ही मुनासिब समझा। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोस ने इस्तीफा दिया तो इसके बाद उन्होंने अपने कदम दूसरे रास्ते पर ले लिए। साथ ही बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का भी गठन कर दिया। यानी कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष की जिंदगी में कई तरह के अहम पड़ाव आए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब कांग्रेस से सुभाष अलग हुए तो उनको किस किस तरह के हालातों से गुजरना पड़ा। कांग्रेस से अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून सन 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बोस का मुख्य लक्ष्य राजनीति की वाम विचारधारा को मजबूत करना था। बोस का मानना था कि अंग्रेजों से आजादी मिलने का इंतजार करने की जगह विश्व युद्ध के समय में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया जाना चाहिए। इस दौरान वो इटली के तानाशाह गैरीबाल्दी और मैज़िनी से भी काफी प्रभावित हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गतिविधियों के कारण उन्हें सन 1940 में बोस को बंदी बना लिया गया, लेकिन कड़ी निगरानी के बावजूद 26 जनवरी सन 1941 को वो भेष बदलकर भागने में कामयाब रहे। काबुल एवं मास्को होते हुए बोस जर्मनी पहुंच गए। फिर बोस ने जापानियों की मदद से भारतीय प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू कर दिया। भारत को आजाद कराने के लिए 21 अक्टूबर सन 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया,
जापानी सैनिकों के साथ उनकी आजाद हिंद फौज रंगून होती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल तक पहुंच गई। लेकिन जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई। हार के बावजूद आजाद हिंद फौज कुछ अरसे तक बर्मा और बाद में हिंद चीन के मुक्तिवाहिनी सेना के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रही। हालांकि इसी दौरान बताया गया कि एक विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया है। लेकिन काफी समय तक इस तरह की अफवाहें उड़ती रही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना हुलिया बदल कर रह रहे हैं। हालांकि सच जानने के लिए कई कमेटियों को बनाया गया, लेकिन आज तक कोई संतुष्ट जवाब सामने न आ सका। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल सन 1956 में शहनवाज खान की अगुवाई में एक जांच समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट में विमान हादसे की घटना को सच बताया गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुभाष की मौत का रहस्य जानने के लिए खोसला आयोग का गठन जुलाई सन 1970 में किया गया। खोसला आयोग के बाद सन 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन हुआ। मुखर्जी आयोग ने 8 नवंबर सन 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे 17 मई 2006 को संसद में पेश किया गया। इस आयोग ने विमान हादसे में नेताजी की मौत को खारिज कर दिया। बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के अंतिम दिनों के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अब कब तक ये गुत्थी ऐसी ही बनी रहेगी ये किसी को नहीं पता। इस हफ्ते का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगले हफ्ते फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे ऐसी किसी बड़ी शख्सियत को लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।